जय हिंद। मैं सुनील यादव। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू के लिए कॉल आया हुआ है, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। सबसे पहली बात तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, अपने यहाँ सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और ये रेगुलर विद्यार्थी ही हैं जो कि डायरेक्ट अपने टच में हैं। कम विद्यार्थियों की संख्या ही कहेंगे, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए। कम विद्यार्थियों का हुआ, कुछ विद्यार्थियों का हुआ है, ये ज्यादा सही एक डेटा होगा। किस विद्यार्थी का कितने कितने क्या नंबर पर हुआ है, यानी किसके लगभग कितने थे विद्यार्थी के, स्कोर कितना क्या जा रहा था, ये सारी जानकारी जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने मुझे दी है, परंतु यह जानकारी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज प्रभावित करेगी। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके पश्चात में इस विषय वस्तु पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जिन और भी विद्यार्थियों का हुआ है जो डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, वो भी अभी इस विषय वस्तु को लेकर के ज्यादा चर्चा ना करें, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है, ठीक। तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। इसी विषय वस्तु पर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि साहब जो आपको इंटरव्यू फॉर्म भर करके भेजना है, आयोग के द्वारा जो कहा गया है, उसको किस प्रकार से भरा जाए। चलिए तो एक एक करके नजर मार लेते हैं अपन उसमें। ये कहलाता परिशिष्ट प्रपत्र 01 करके कहलाता है। यहां पर ये दिया हुआ है आपको इस संदर्भ में, पहले से ही जान लीजिए, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। 10 अगस्त आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए ये पूरे के पूरे आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी डेट है। यानी कि आप अपने एड्रेस से रवाना भी करेंगे तो स्पीड पोस्ट करेंगे तो 3-4 दिन का समय मान करके चलिए, इतना लग जाएगा। और जितने दूरी पर रहते हैं उस पर भी ये निर्भर करेगा। तो आपको भेजना है तो इसको पहले से ही आप प्रिपेयर करिए। आज वैसे ही 29 जुलाई 30 जुलाई के आसपास हो रहा है साहब, ठीक। तो इसको फटाफट भर लीजिए और फटाफट भरने के चक्कर में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो विद्यार्थियों को बाहर किया जा सकता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ये जो डैप फॉर्म कहलाता है एमपीपीएससी वाला, जैसा कि यूपीएससी में होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे क्या भरना है, किस प्रकार से उसके डॉक्यूमेंट्स को लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी कि जिन विद्यार्थियों का हुआ है, अपने यहाँ के हों चाहे बाहर के भी हों, उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं करवा रहा हूँ, करवाऊंगा। मॉक इंटरव्यू वगैरह की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड वाले हों चाहे ऑफलाइन मोड वाले हों, इससे कोई इश्यू नहीं है। आप जिस शहर में, आप इंदौर में, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, चेन्नई, जहां पर भी हैं, वहां से आपको करना है, मैं करवाऊंगा, करवा रहा हूं। यदि आप इच्छुक हैं तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक। पॉइंट नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये आपके रिजल्ट के साथ में आया हुआ है, ठीक। दस्तावेजों का विवरण ऐसे करके मिलेगा आपको, ऐसे टोटल आप पॉइंट देखेंगे तो ये 19 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए होंगे, 19 पॉइंट दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों को भविष्य में इंटरव्यू देना है, चाहे स्टेट सर्विसेज का देना हो, चाहे ये वाला दे रहे हो, चाहे अन्य भी, उनके भी ये काम आ जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक, विवरण, संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक और संलग्नक जो आपको पृष्ठ हैं उनकी कुल संख्या, ऐसे करके लिखा होगा। ये जो सामने दिया हुआ है यहाँ पर, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म था, उसकी छाया प्रति आपको लगानी है, ठीक। उसके सामने यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक नहीं लिखा होगा कि कहाँ से कहाँ तक, क्यों? क्योंकि उस फॉर्म में ही आपको पेज नंबर वगैरह लिखे हुए, तो वो तो लगाना ही लगाना, एक तो वो चीज हो गई साथ ही। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, पॉइंट नंबर 2, ये दिया आपको व्यक्तिगत विवरण, क्या लिखा है, एक मूल प्रति लिखा है। वहीं थर्ड नंबर के पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ अनुप्रमाणन फॉर्म लिखा है, 3 मूल प्रति करके लिखा है यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब है कि एक आप व्यक्तिगत विवरण मूल प्रति के रूप में भर करके भेजेंगे, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात है, जब आप ये भरेंगे, इसको आप कहाँ से पाएंगे, ये आयोग की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, आयोग की वेबसाइट पर आप जाएंगे, होम, अबाउट अस, जब आप यहाँ जाएंगे तो ये डाउनलोड फॉर्मेट्स करके लिखा होगा, उसमें आप जाइएगा, नीचे ये लिखा हुआ देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, अनुप्रमाणन फॉर्मेट, ये जानकारी दी है। ये नहीं लिखा हुआ बट ये निकलवा लीजिएगा, अटेंडेंस फॉर्मेट। ये आपको उस दिन जरूरत पड़ेगी जब आप ऑफलाइन जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए,
तो सेट्स आपको लेकर के जाने पड़ेंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद से इसको बाद के लिए ध्यान रखिएगा, इसको निकलवाना है। अभी क्या कहा आपसे, व्यक्तिगत विवरण पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट ऐसे करके लिखा होगा, ठीक। बगल में ये बना होगा सिंबल, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर बात है। जब ये आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से कुछ चीजों में कंफ्यूजन, संदेह की स्थिति बनेगी, वो क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा आएगा ये। क्लियर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक, यहाँ ब्रैकेट में देखिए 6 प्रतियां लिखा होगा। कितनी? 6 प्रति। और यहाँ पर नीचे लिखा होगा एक भरना है आपको बॉल पॉइंट वाले पेन से, जेल पेन से नहीं भरना, स्याही फैलने की समस्या रहती है। उसको भरेंगे, बाद में उसकी 5 फोटो कॉपियां करवाने वाले हैं। यहाँ 5 लिखा, वहां पर 1 लिखा है, वो भेजने वाला लिखा हुआ है, यानी 1 आपको भेजना है। 5 आप जो कॉपियां करवाएंगे वो आपको अपने पास रखना है। जब आप ऑफलाइन पेपर देने के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब आपको वहां लेकर के जाना पड़ेगा। इस विषय वस्तु को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र है वहां पर 1 प्रति लिखा हुआ है, जबकि यहाँ 6 है ना। जब उसको आप भरेंगे, 1 को आप भर रहे हैं अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक, उसको पूरा भरेंगे सिवाय साइन वाली जो जगह है उसको आप छोड़ देंगे। फिर आप करवाएंगे उसके 5 सेट फोटो कॉपी, वो हो गए फोटो कॉपी। उसके बाद में एक ओरिजिनल प्लस 5 फोटो कॉपी के सेट, उन सभी में आप अपने सिग्नेचर करेंगे। यानी सिग्नेचर जो करने हैं आपको अपने बॉल पॉइंट वाले पेन से करने हैं, 6 के 6 में करने हैं। ये नहीं कि पहली बार में आपने मूल प्रति को भरा उसमें सिग्नेचर भी कर लिया, सिग्नेचर वाली फोटो कॉपी करवाएं, ये नहीं करिएगा। सिग्नेचर आपके ओरिजिनल जाएंगे, चाहे एक मूल वाला हो प्लस 5 जो सेट्स निकलवाएंगे उनमें सिग्नेचर की जगह खाली छोड़ देना, पहले फोटो कॉपी कराना, फोटो कॉपी करवाने के पश्चात में आपको वहां सिग्नेचर करना चाहिए। तो ये उसका मतलब है। इस प्रकार से आपको ये दिया होगा। कितने पेज हैं इसमें, पेज गिन लीजिए आप। 5 पेज होंगे, पेज नंबर 1 इस प्रकार से करके। कितने दिए हैं ये 5 पेजेस आपको वहां पर दिए गए हैं। ये 4 है, इसके पश्चात में ये 5 है, यानी 5 पेज रहेंगे। इस बात को समझिए। जब आप इसके 5 सेट फोटो कॉपी करवाएंगे तो 5 का 30 वो आपके हो जाने वाले हैं साहब, इस बात को समझिएगा टोटल मिला करके, ठीक है। यानी एक मूल प्लस 5 फोटो कॉपी, तो 25 प्लस 5 टोटल 30 आपके हो जाने वाले। इस बात को समझिए। भेजना 30 के 30 नहीं है, भेजना आपको वहां पर जब उन्होंने लिखा हुआ एक मूल प्रति तो एक ही भेजना है, तो बाकी 5 इसका मतलब आपको अपने पास संभाल कर रखने हैं। जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाएंगे तो सब लेकर के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये उसका मतलब होता है वहां पर। आगे बढ़ेंगे, इसके पश्चात में आ जाइए आप। अगला दिया है आपको अनुप्रमाणन फॉर्म वाली बात कही गई है। यहां पर देखेंगे व्यक्तिगत विवरण 1 मूल प्रति, अनुप्रमाणन फॉर्म 3 मूल प्रति, यानी तीनों को हाथ से भरना है। क्लियर बात है ये। तो अनुप्रमाणन फॉर्म 3 भरकर ही भेजना है। एक अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको 7 पेजेस होते हैं, 3 में 7 या 21 पेजेस हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना। रीजन ये है क्योंकि अभी आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लिखना है, कहाँ से कहाँ तक ये वाला है, कहाँ से कहाँ तक ये वाला है, ऐसा लिखना हुआ है, तो ये आपको काम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनुप्रमाण फॉर्म फिर कहाँ से मिलेगा ये, तो आप जाएंगे आयोग की वेबसाइट पर, ठीक। यहाँ पर ये लिखा हुआ अनुप्रमाणन फॉर्मेट, इसको डाउनलोड करेंगे, 7 पेजेस का आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसको पूरा बड़े आराम से भरना, दोनों ही जितने भी डॉक्यूमेंट आप भर रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े धैर्य से भरना। एक बार भैया दीदी जो भी आपके सीनियर इत्यादि उनसे चेक करवा लेना, 1 से 2 लोगों से चेक करवा लेना, उसके बावजूद भी कोई समस्या बचती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। तो ये होगा, इसमें कितने पेजेस आएंगे, 7 पेजेस आने वाले हैं। ये चीज हो गई। फिर इसके पश्चात में आपको 4 नंबर का पॉइंट दिया है, हाई स्कूल की अंक सूची, यानी इसकी छाया प्रति लगनी है, तो आप ये लगाएंगे। तो अभी तक आप पेजेस गिन लीजिए कितने होगा जो आपको भेजने हैं। जो एक्स्ट्रा कॉपीज आपने करवाई हैं वो आपको अपने पास में रखनी है। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर के आयोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए,
तब आपको साथ में ये लेकर के जाना है, ठीक। जबकि ये वाले सेट अभी आपको भेजने हैं। कितने पेजेस का आप डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं? इसमें भी डॉक्यूमेंट एक पेजेस लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लगने वाला है साहब जी। ऐसे करके मान लीजिए मोटे तौर पर कि आपके इनमें से आप लोग के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं, मान लो 50 पेज का हो रहा है आपका, वो 50 पेजेस का मान लीजिए एक सेट हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। कैसे हो रहा है भाई, चलो चेक करते हैं। पहली बात तो ये जो दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म, इसकी छायाप्रति, इसमें पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर आपके शो कहाँ से होने वाले? व्यक्तिगत विवरण से। एक मूल प्रति ये लिखा है, उसके बगल में क्या लिखा है? पृष्ठ क्रमांक इतने इतने से लेके इतने इतने। व्यक्तिगत विवरण में कितने पेजेस हैं? 5 पेजेस हैं। यानी पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा, एक ही मूल प्रति भेजनी है, 5 नंबर पर एंड होगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 1 to 5 आएगा, ठीक। जो कुछ भी बता रहा हूं आपको, ये मैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं। आप इस पर अपने स्वाभिवेक का उपयोग करें, और आपको कोई चीज ऐसी लगती तो 4 लोगों से, 10 लोगों से, 50 लोगों से आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं साहब, ठीक है। कोई हो सकता है कोई नई चीज आ गई हो, मुझे जानकारी ना हो, मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको वह बता रहा हूँ साहब, ठीक है। और अलग से कई बार ये चीजें होती हैं कि एक ही बात का दो दो मीनिंग निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक मूल प्रति, जबकि वहां पर लिखा हुआ आपको साहब जी इसकी 6 प्रतियां करके लिखा है। इसीलिए मैंने कहा आप उसको बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और चर्चा कर लीजिएगा जो भी आपको लगे। अब देखिए पेज गिनने वाली बात जो मैंने आपसे कही है, उस चीज को क्रॉस चेक करते हैं अपन। व्यक्तिगत विवरण में कितने पेज है? 5 है, यानी पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर पेज नंबर देने की जगह नहीं है, यानी कि इसमें नहीं लिखना है आपको। 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा साहब जी। आपको पॉइंट क्लियर है अपन को? यहाँ पर लिख देंगे संलग्न क्या है, बोले साहब जी एक ही मूल प्रति है, आप ये लगा रहे हैं। वहां पर लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि साहब जी 1+5 यानी टोटल 6 लिखा हुआ है, वो लेकर के जाना पड़ता है। और ज्यादा है तो बेहतर ये होगा आप आयोग में कॉल कर लें, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, और चीजों को पूछ लीजिए साहब। 1 to 5 ये हो गया। अनुप्रमाण फॉर्म 3 मूल प्रति भेज नहीं है, जब साफ साफ लिखा हुआ तो एक में 7 है, यानी टोटल कितने पेज आएंगे इसमें? 21 पेज आएंगे। इसका पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका पेज नंबर स्टार्ट होगा 6 से, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं होना है कि पेज नंबर ब्रेक हो कि साहब जी पेज नंबर 11 के पश्चात में सीधे पेज नंबर 15 आ जाए, ऐसा नहीं करना है। टोटल पेजों की संख्या भी आपको नीचे लिख करके देनी है, इस बात को समझिए। सबसे नीचे लास्ट में दिया हुआ है टोटल, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा। टोटल 21 पेज है, यानी कि टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे? 5 तो इसके हो गए और 21 के 26 हो जाएंगे। क्लियर? यानी ये 6 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाने वाला है? ये यहाँ तक जाने वाला है। सब में पेज नंबर आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ये वाला कागज है तो उसमें पेज नंबर 1, ये वाला कागज है पेज नंबर 2, ये वाला कागज अगला है पेज नंबर 3। ये आपको वहां पर देने पड़ेंगे, इस बात को समझिए। क्लियर? संलग्न में लिख देंगे आप वहां पर कि साहब जी इसके 3 प्रतियां हैं, ज्यादा है तो थोड़ी सा जगह बना के पेज इतने से इतने 7 या 21 ऐसा ऐसा करके है। अगला दिया है आपको पॉइंट नंबर 4, हाई स्कूल की अंक सूची करके लिखा होगा यहाँ पर, छाया प्रति ये लगाएंगे। 26 पेज नंबर आपके वहां तक हो ही गए थे। हाई स्कूल की छाया प्रति एक ही, ये आप लगाएंगे। पेज नंबर कितना होगा? एक पेज लगा रहे फ्रंट वाला, बैक साइड वाला भी लगा दो, कोई समस्या वाली बात नहीं, या फ्रंट ही बस लगा दो, जो भी है। मान लो बैक साइड का भी लगा रहे तो 2 पेज हो रहे साहब आपके, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ो, दे दो साहब। कई विद्यार्थियों की मार्कशीटों में ऐसा कई बार हो जाता है। तो यानी कि ये हो गया आपका, यहाँ कितना आएगा? पेज नंबर 27 से 28। अगला आएगा 12th वाला, ठीक, एक ही एक लगा करके भेजना है आपको। ये आ जाएगा, इसमें ही मान लीजिए आप दोनों आगे पीछे के पेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर साहब 29 30 पीजी का लगा रहे हैं एंड यूजी का लगा रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन की प्लस पीजी की, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है आपको जब पीजी ही मांगा हुआ था उसमें, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा हुआ, यानी इसका मतलब है कि या तो स्नातक की लगा दो या स्नातकोत्तर की लगा दो, समस्त वर्षों की लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि फाइनली लगेंगी ये सब, क्योंकि इसमें पीजी मांगा था, यहाँ पर आप यूजी का काम उसने मात्र से चला नहीं सकते, तो इस हिसाब से वो नंबर बढ़ने वाले हैं वहां पर। क्लियर बात है? समस्त वर्ष लिखा है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए प्रीवियस,
MA फाइनल, जो भी है आपका सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 2, सेमेस्टर नंबर 3, सेमेस्टर नंबर 4, सेमेस्टर नंबर 5, ये आपको देनी है इन्फॉर्मेशन, और सब में पेज नंबर चलेगा, वो ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। इस बात को समझिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ऑर्डर क्यों नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट में ये बताना है कि टोटल आपने कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या कितने भेजे हैं आपने, ये उसका मतलब है वहां पर। क्लियर? अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है यहाँ पर। इस बात को समझिए। कंफ्यूजन फिर भी है, आप आयोग एक बार कॉल लगा सकते हैं, अपने सीनियर से समझ सकते हैं। इसके बाद में और भी डॉक्यूमेंट हैं जो कईयों पर एप्लीकेबल होंगे, कईयों पर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जाति प्रमाण पत्र, किसी को नहीं लगेगा, किसी को लगेगा। जिसको नहीं लगना वो छोड़ दो उस कॉलम को, आगे बढ़ जाओ साहब आप। क्लियर है? शासकीय सेवक कोई है, कोई नहीं है, तो जो है शासकीय सेवक उसको लगेगा। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब मिलने वाले यहाँ पर। ये आप जाएंगे, ये है शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, ये है घोषणा पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, ये है कि किसी भी परीक्षा से आपको विवर्जित नहीं किया गया, उसके संबंधित इंफॉर्मेशन है, कोर्ट केस वगैरह है तो उसके लिए ये है। और जो आपको अभी दिखाया जा रहा है संलग्न नंबर 1 वाला परिशिष्ट प्रपत्र, ये आप देख ही रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर आयोग की वेबसाइट में मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको उसको भरना है। फोटो अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो का साइज आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, अनुप्रमाणन फॉर्म हो चाहे व्यक्तिगत विवरण फॉर्म हो, इस बात को समझिए। तो ये फोटो वाला पॉइंट हो गया, उसको देख लीजिएगा, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझिए। 3 माह वाली बात कही जाती है। ओबीसी विवर्जित वाली बात। आगे पॉइंट देखेंगे आप, आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, उसकी छाया प्रति देनी है। जितनी जगह पर छाया प्रति आ रहा है उसमें एक बहुत ही खास बात है, या तो सर्टिफाइड की गई हो, अटेस्टेड की गई हो साहब जी, या फिर आप स्वप्रमाणित कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो साइन भी करना और उसके नीचे डेट भी जरूर लिखना, भले ही शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में जो भी आप लिख रहे हो साहब, इस बात को समझिए। ईडब्ल्यूएस तो जो इसके लिए एप्लीकेबल है वो लगाएगा। महिला आवेदक विवाहोपरांत नाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति लगाएंगे। नहीं बनवाया है, शपथ पत्र दीजिए आप। इन सब में लगेगा समय, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, अभी से आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आरक्षित होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र वाली बात करके कही गई है साहब जी। विवाहित महिलाओं के लिए अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है कि जिनका विवाह हो गया तो पिताजी का जाति प्रमाण पत्र। क्लियर है? ये चीज होगी, वो भी तब जब आप इसी राज्य यानी मध्य प्रदेश के हैं। किसी अन्य राज्य में आप आते हैं या किसी अन्य राज्य से हैं, तब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिलने वाला है वाली स्थिति लिखी हुई है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सबकी छाया प्रति लगनी है, ओरिजिनल आप लेकर के जाएंगे प्लस डॉक्यूमेंट की। अलग से जितने ये मांगे गए हैं पूरे का एक सेट तो आप भेज दिए, एक सेट आप अलग से पूरा पूरा बंच बना करके रखिएगा और वो अपने पास में रखेंगे, वो आप लेकर के जाएंगे। बंच भी जब बनाओ तो उसको स्टेपल नहीं कर लेना, जो धागे वाला पिन अप आता है, ठीक, इसके अगले हिस्से में लोहे का लगा रहता है, सरकारी फाइलों वगैरह में देखा होगा, उससे करिएगा। इस बात को ध्यान रखें ताकि बाद में कोई पेज आगे पीछे करना, निकालना इत्यादि तो वो बहुत आसान होता है। कुछ ऐड ऑन करना तो वो आसान होता है, स्टेपल में दिक्कत जाती है। आगे बढ़ते तो उसको उस तरीके से करके नत्थी करके कहा जाता है, ठीक है, तो वैसा कर लीजिएगा। जिसमें जो एप्लीकेबल हो दिव्यांग वाले में वो लगाएंगे, नहीं है सब नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? अनुभव प्रमाण पत्र वाली कोई स्थिति ही नहीं है। 87 एंड 13% वाली बात, तो ये आपको देना पड़ेगा, तो इसका भी अभिवचन पत्र वहां से डाउनलोड आप कर लेंगे यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक लिखेंगे पूरे पूरे। टोटल आपके पेजेस, मैंने क्या कहा, मान लो 50 आ रहे हैं, तो ये किसी में विवाह उपरांत वाला पॉइंट होगा, किसी में ओबीसी वाला होगा, किसी में ईडब्ल्यूएस वाला होगा, किसी बोले हमारा ये है ही नहीं साहब, हम तो जनरल कैटेगरी वाली बात होगी। ठीक है, इसी कारण सबके अलग अलग पेजेस आएंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल लिखना कि साहब हमारे में कितने आ रहे हैं, 50 पेज आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 50 पेज हो गए। यहाँ कुल लिखेंगे आप 50, यहाँ पर लिखेंगे शब्दों में साहब जी 50 प्रश्न पेजेस जो भी हैं आप वो लिखने वाले हैं साहब, इस बात को समझिए। पूरा का पूरा एक बंच बन जाएगा, ये डेट आएगी, हस्ताक्षर आने वाले हैं, ये आप भेजने वाले हैं। इसका एक सेट मैंने क्या कहा, आप अपने पास बनवा करके पहले ही रख लीजिएगा, वो आपको बाद में लेकर जाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आयोग में आप फिर भी फोन लगा सकते हैं। जो बातें इसमें साफ साफ कही गई वो आप पूरी फिलफिल करेंगे। जब उन्होंने व्यक्तिगत विवरण एक मूल प्रति कहा है
तो वह जाएगी ही जाएगी। जब यहाँ पर उन्होंने अनुप्रमाण फॉर्म 3 मूल प्रति कहा है, यानी तीनों के तीनों आपको अपने हाथ से भरने हैं, ठीक? और इन सब का सेट तो आप करवाओगे ही करवाओगे, तो आपको लेकर के जाना है, ठीक है? तो 3 आप यहाँ पर भेजोगे तो ये पूरा का पूरा बंच बनेगा इकट्ठा। प्रश्न क्रमांक में थोड़ी सा कंफ्यूजन हो सकता है, बड़े धैर्य से देखना वीडियो, सुनना, समझना, सोचना, आप समझ जाओगे। उसके बावजूद भी कोई स्थिति है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? आयोग में कॉल लगा सकते हैं, आपके पास में भरपूर ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये हो गया। इसके पश्चात में आपने पूरे के पूरे ये लिख दिए हैं, हस्ताक्षर वगैरह कर दिए हैं, कोई चीज प्रविष्टि बाकी नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, कि आप साइन करना ही भूल गए। तो साइन करने वाली बात मैंने आपसे कही है, जो कि मूल प्रति वाली बात कही। आप सेट भी करवा रहे हैं उस चीज के, किसके? पर्सनल बायोडेटा वाले, तो उसमें सिग्नेचर की जगह खाली छोड़ के ही फोटोकॉपी करवाइएगा। बाद में फिर सिग्नेचर करिएगा, क्योंकि वो आपको लगेगा, 5 उसमें लगेंगे अलग से। फिर आप ये पढ़ लेंगे, जितने भी इसमें पॉइंट दिए हैं, बड़े आराम से धैर्य से आपको अध्ययन करना चाहिए। किसी के साथ में बैठकर अध्ययन करना चाहिए, सेकंड पर्सन भी आपके साथ तो पढ़े, एक दूसरे से समझो, समझाओ, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करें। महत्वपूर्ण टिप वगैरह आपको यहाँ पर दी हुई हैं, सबके सब पॉइंट पढ़िए साहब आप, ठीक? उसमें यही दिया हुआ कि इस दिनांक तक आपको भेजना है, इंटरव्यू की डेट आपकी अलग से निर्धारित की जाएगी, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, किनको किनको शामिल किया गया है, 13-87% वाला क्या कैसा मामला है, वो सारी बातें दी गई हैं। प्लस आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो फिर समस्या वाली बात है। वो सब लिखा हुआ, तो उसको पढ़िएगा आप। ये है, जब आप अपना ये पूरा पूरा बंच तैयार करेंगे, तो बड़ा वाला लिफाफा जिसमें A4 साइज के पेपर्स आते हैं, उस लिफाफे में उसको विधिवत रखेंगे, आयोग का एड्रेस लिखेंगे साहब जी, प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंस एरिया, ठीक? लिफाफे में बिल्कुल बीचों बीच ऊपर आप लिखेंगे सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ये जरूर लिखेंगे आप वहां पर, ठीक है? और उसके पश्चात में आप भेजने वाला व्यक्ति फ्रॉम, ये चीज आप लिखने वाले हैं। तो ये स्वरूप होने वाला है, मामला क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा करके भेजिए वहां पर, जो आप भेज रहे हैं उसकी पावती जरूर होनी चाहिए, गुमना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कम से कम क्रॉस चेक किया जा सके और उसके लिए आप बोल सकें, रजिस्ट्री कर सकते हैं, स्वयं आयोग में उपस्थित होकर के दे सकते हैं, पावती ला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह कदम है। यदि आसपास में कहीं रहते हैं आयोग के पास में, तो बिल्कुल पहुंच जाओ, कोई त्रुटि होगी तो वहीं पर वो चीज दूर की जा सकती है। दूर रहते हैं तो जो बातें आपको बताई गई इनका और आप अध्ययन कर लें, बाकायदा विधिवत बना करके आप भेजें, ठीक है? रजिस्ट्री करेंगे तो आपके पास में उसकी पावती वगैरह, स्पीड पोस्ट करेंगे, पावती वगैरह रहेगी, एक्नॉलेजमेंट वगैरह आप चाहें तो भेज सकते हैं, तो आपको वापस आ जाए कि हाँ आयोग में वह प्राप्त किया गया है। तो ये सब पद्धतियां की जा सकती हैं। इस बारे में और भी समझना है तो जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर के आप समझ लीजिएगा, वो बता देंगे कि हाँ क्या तरीका होता है उसका, यदि वीडियो के दौरान में आप नहीं समझ पा रहे। वैसे तो आप परिचित होंगे इन सब बातों से, नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, बढ़िया लग के तैयारी करो साहब। अच्छा मौका मिला हुआ है आप सभी लोगों को, आपकी मेहनत साकार हुई है, जो आपने श्रम किया है वो मेहनत साकार हुई है। और ना केवल इस परीक्षा के लिए जो आपने श्रम किया है वो है, बल्कि इसके पहले आप जितने वर्षों से लगे थे उन सबका टोटल जो है, योग जो है उस मेहनत का, उसका आपको यह लाभ मिला, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी रहे जिनको मालूम था कि हाँ अच्छा ठीक ठाक स्कोर हमारा हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे कि बोले सर पेपर वैसा नहीं गया जैसा हम चाह रहे थे, पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगा। बहुतों ने फोन किया, बनाने वाले थे वीडियो, नहीं बना पाए। एक चीज मैंने बताई थी कि साहब ज्यादा नहीं जाएगा, कितना मैंने जरूर कहा था। जिन विद्यार्थियों का हुआ है उनमें से कुछ विद्यार्थी मुझसे ये चीज बोले, बोले सर मैंने तो बहुत बाद में देखा रिजल्ट, 2 दिन के बाद देखा, 3 दिन के बाद देखा, किसी ने आज देख करके बता रहे हैं। बोले सर देखा ही नहीं हमने तो। और जब वो देखा उन्होंने तो पाया कि साहब हमारा तो है। तो जो आपकी ओवरऑल मेहनत है, जो आपका श्रम है, आपके परिवार का, आपके गुरुजनों का, उसका ये आपको मिला हुआ, तो बढ़िया अच्छा अवसर है। लास्ट स्टेज पे आप खड़े हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, अपना 100% आपको देना ही है इंटरव्यू में, कोई कमी बाकी नहीं रखना है। प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज वगैरह मैंने क्या कहा, मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। फीस तो नहीं कहेंगे उसको,
चार्जेस जरूर कहेंगे, या रजिस्ट्रेशन फीस जो भी कहलाए बहुत ही नॉमिनल रखूंगा, ताकि उस चीज की कम से कम वैल्यू तो रहे। तो यह भी एक एस्पेक्ट होता है। मुझे इस चीज का अनुभव है, मैंने भी काफी इंटरव्यूज वगैरह दिए हुए हैं, पीएससी में दिए हुए हैं साहब। जो मेरा अनुभव है, जो चीजें मैं जानता हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कि जो भी 8-10 इंटरव्यूज में पीएससी में मैंने फील किया, वो चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। और कई चीज अनुभवजन्य होती हैं, वह भी आपके काम आएंगी, जो मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुनने में आया कि बोले सर 87% और 13% एक्स्ट्रा वाले जो थे, तो जो 13% एक्स्ट्रा वाले थे उनके इंटरव्यू को लेकर के बोले सर हमको ऐसा लगा कि जैसे सही तरीके से बिहेव नहीं हुआ। तो कई बार होता है इंटरव्यू में आपके साथ में बिहेव ऐसा किया जाए, तो वो आपको ये नहीं चेक कर रहे होते कि आप आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, बल्कि वो ये चेक कर रहे होते कि यदि आपके साथ में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो तुरंत या क्षणिक रूप से आप वहां उत्तेजित होते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है या क्या होता है, या आप अपने आप को नॉमिनल बिल्कुल न्यूट्रल बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और बड़े धैर्य से बड़े गौर से चीजों को समझते और उसके साथ में किस प्रकार से आप डील करते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने देखा अरे हमारे साथ ऐसा बोला तो हम गुस्सा हो गए। तो ये सब चीजें अनुभव से आएंगी, आपको वहाँ बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए साहब। किस प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी आंसरिंग कैसी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। केवल आंसरिंग मायने नहीं रखती, क्वेश्चन ये पूछा गया और उसका उत्तर क्या होगा, ये मायने नहीं रखता। आपका इंटरव्यू वहां पहुंचते से ही शुरू हो जाएगा, आयोग के मेन गेट से ही आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां के बाद में आपको अकेले ही जाना है, मान के चलो। और नीचे एक बार आप वहां पहुंच गए हैं, उसके बाद फॉर्म डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो गए, आपके सारी चीजें होंगी, तो ऊपर तो आपको अकेले ही जाना है साहब जी, फर्स्ट फ्लोर पर हो या जहां पर भी हो आपका इंटरव्यू। तो आपको अपने आप को लेकर के जाना है, उस आत्मविश्वास के साथ में लेकर के जाना है, और वहां अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड, अपने नेचर, अपने बिहेवियर, उसके अनुरूप आपको उसको फेस करना है और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर देना है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में केवल आपका बिहेवियर है, आपकी आंसरिंग है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी नैतिकता है, आपकी ईमानदारी है, आपके जवाब है, आपके तर्क हैं। कोई अन्य क्या कह रहा, क्या टाइप से पेश कर रहा है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। इन सभी बातों का आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी ने अच्छे से बोला तो भी आप अच्छे से ही जवाब देंगे, किसी ने अच्छे से नहीं बोला तो भी आप अच्छा ही जवाब देंगे, किसी ने कम अच्छे से बोला तो भी आप अच्छा ही जवाब देंगे। वहां पर अपना आत्मनियंत्रण किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं खोएंगे, ना ही शाब्दिक रूप से, ना ही चेहरे के रूप से, कि आपके चेहरे से झलक जाए कि अच्छा उदास हो गए, अच्छा गुस्सा हो गए। बहुत सारी बातें होती हैं। प्लस आपका जो भी इंटरव्यू होने वाला है, वह आपके जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जो एज है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनके सापेक्ष ही होने वाला है। उस पर भी हमको वर्क करना पड़ता है। मैंने तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको बताया, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म पत्र बताया, अनुप्रमाण बताया। उसमें जब आप भरोगे तो कई ऐसी चीजें आएंगी, बोले सर हॉबी क्या लिख दें। कईयों को मालूम है अपनी हॉबी, और कई लोग जानते हैं अच्छा हॉबी में क्या, बोले कुछ नहीं तो क्रिकेट खेलना लिखा है अपन। बोले सर म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए लिखा कि संगीत सुनना, तो डेफिनेटली संगीत पर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। और वहां पर आपने बिना उस चीज का ज्ञान क्रिएट करे आर्टिफिशियल हॉबी बना करके लिखा है, तो फंसने की संभावना होगी। कैसे डील करो, वो चीजें बताई जाएंगी। क्योंकि आपने मान लीजिए लिख दिया आपकी हॉबी नहीं है संगीत, बट जनरली यूं ही सुन लेते हैं। ठीक है। लिख दिया, लेकिन तो वहां उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी, भैया एक काम करो शास्त्रीय संगीत बताओ। तो आपको पहले बोलना पड़ेगा नहीं सर ये वाले नहीं, हम तो लता जी और किशोर जी सुनते हैं। तो वहां पर वो तुरंत बोलेंगे बेटा सुगम संगीत सुनना लिखना था ना तुमको, तुमने संगीत लिखा मतलब विशाल का है संगीत, तो सब कुछ लिख दिया तुमने। तुम दादरा भी जानते हो, ठुमरी भी जानते हो, ध्रुपद भी जानते होगे, कर्नाटक गायन भी जानते होगे, हिंदुस्तानी गायन भी जानते हो, तुमने तो ऐसा लिख दिया। बचना है आपको इस तरह की स्थितियां आने से। इसलिए जब उसको भरोगे आप, तो किसी अनुभवी जानकार व्यक्ति से समझ लेना साहब, इस बात को समझिए क्या कैसा स्वरूप रहेगा। कई विद्यार्थी इस प्रकार से कर देते, तो उस फील्ड में ही खेलना या वही ग्राउंड देना है आपको जिस पर आप कंफर्ट हैं। क्या हो सकता है वो तो हर व्यक्ति का अलग अलग है, जिससे चर्चा के उपरांत में ही उसको बताया समझाया जा सकता है। तो उससे चर्चा के उपरांत ही साहब जी, आपका इंडिविजुअल क्या है, आपकी हॉबी क्या है, वो आपकी चर्चा के उपरांत ही निकलेगी। वरना मैक्सिमम लोगों की हॉबी यही निकल आती है सोशल मीडिया,
लेकिन लिख रहे हैं संगीत, लिख रहे हैं क्रिकेट, लिख रहे हैं कुछ। आप ज्यादा समय किसमें दे रहे हो? सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, गूगल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो ज्यादा समय अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप वहां दे तो हॉबी तो वही कहलाएगी, और डायरेक्टली उस चीज को लिख नहीं पाता ना व्यक्ति। किस प्रकार से चीजों को वहां संतुलित रूप में प्रस्तुत करना है कि कोई अतिवादी उत्तर भी ना जाए, एक न्यूट्रल आंसर भी जाए, सही उत्तर भी जाए, कि वहां बेईमानी ना झलके। ये ही पूरे इंटरव्यू का सार होने वाला है। बाकी नहीं तो सारी बातें धरी रह जाएंगी साहब। क्लियर है? और अभी से अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना शुरू कर दीजिए। जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, इनके आधार पर ही होंगे। तो जब तक मैं आपका व्यक्तिगत विवरण नहीं पढ़ूंगा, उसको एनालाइज नहीं करूंगा, मैं नहीं बता सकता कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 11th-12th में आपका सब्जेक्ट क्या था, डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। ग्रेजुएशन में क्या था, उस पर क्वेश्चन होगा। पीजी में अपन ने बदल दिया, उस पर क्वेश्चन होगा। कोई अदर एक्टिविटीज में रहे, उस पर क्वेश्चन होगा। हॉबीज पर क्वेश्चन होगा। प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन होगा। अभी तक क्या करते रहे, उस पर क्वेश्चन होगा। बहुत सारी चीजें होने वाली। करंट अफेयर्स पर भी कोई क्वेश्चन मे भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरा पूरे एक बंच बनेगा। अब वहां जो आपका इंटरव्यू 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट, 35 मिनट चलने वाला है, किन किन पॉइंट को उठाया जाएगा, वो उस समय पर ही निर्भर करेगा। परंतु प्राय एक मोटी तौर पर फील्ड आपकी ये होती है, जो आपके कहाँ से निकलता है लिंक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन प्लस लगाए गए डॉक्यूमेंट्स। और विशेषकर वे विद्यार्थी जिनको समय हो गया, वो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आपने 11th-12th की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट लगाए हैं, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स लगाए हैं, भले ही पीजी में आपने चेंज कर दिया, आपका समय काफी गुजर चुका है, आपको उसके बारे में मूलभूत चीजें चाहिए ही चाहिए। वो पूछेंगे, पूछ लेंगे आपसे। बोले सर हमारा बीकॉम है, तो बोले बीकॉम से संबंधित पूछ लेंगे। कुछ नहीं तो बहुत बेसिक पूछेंगे आपसे। बोले सर अभी डबल अकाउंटिंग सिस्टम ही बता दो, चलो क्या होता है ये। ठीक। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट करके वो पूछ लेने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बोर्ड होने वाला है। कभी 3 मेंबर, कभी 4 मेंबर, हो सकता है कभी को 5 मेंबर भी हों। तो ये वो वजह होती है, और इसके कारण ही आपसे इतनी प्रतियां ली जा रही हैं वहां के लिए। इस बात को समझिए। यानी कि उन सबके हाथ में आपके द्वारा ये भरा गया फॉर्म की कॉपी होने वाली है, और उसके बिहाफ में ही वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन की। देखते जाएंगे साहब जी, अच्छा अच्छा आप हैं, आपका नाम ये है, आइए बैठिए और अब शुरू करते हैं। ये चीजें होने वाली हैं साहब। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है कि माइंड में अपन ने इतना ले लिया कि दबाव बना लिया। रिलैक्स। और बेस्ट आंसर तो होता है सत्य। बेस्ट आंसर क्या होता है? सत्य। बताएंगे साहब, सारी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। एक अच्छा स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताएंगे। प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करते हैं वो बताया आपको। मेंस कैसे क्वालिफाई करते हैं वो बताया अपने अनुभव के आधार पर। इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है वो भी बताएंगे। आप उससे लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 5 इंटरव्यू तो मैं क्वालिफाई हूँ, जिनमें मैं सेलेक्टेड हूँ पीएससी के माध्यम से। मेरे ख्याल से मेरा वो अनुभव आपके काम आ जाएगा, यदि वो अनुभव आप लेना चाहें तो। बाकी आगे स्वेच्छा आपकी है, मर्जी आपकी, बात है साहब। ठीक है? फिर भी कह रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, बहुत आराम से इसको अध्ययन करिए, बड़े धैर्य से, बड़ी बुद्धिमत्ता से इसको भरिए, बड़ी सावधानी से भरिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चेक करा लेना, समय से इसको भेज देना है साहब जी। और ये जो आपने भेजा इसके लिए तैयार है ना, इसके बेस पर इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है? सब अच्छा रहेगा। ईश्वर का नाम लेके सारे कार्य शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मौका दिया है ईश्वर ने। आपकी जिंदगी बदल सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मौके को जाने नहीं देना है, मौके को गंवाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।